Good evening, everyone. Welcome to Northeast PSC. So, continuing the series of UPSC Economics previous year paper, जहाँ पे we were discussed a lot of question in the last few lectures, and in this particular lecture we are going to see some interesting questions from past year economy. ठीक है? So, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ठीक है, इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, दैट कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. स्टेटमेंट 2 जो है आपका, इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटी. G6, in India stock exchanges can offer separate trading platform for debts. ठीक है, तो आपका जो स्टेटमेंट नंबर 2 है एंड 3 दैट इज करेक्ट. इंडिया में अगर कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, ठीक है, तो दे कैन होल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ठीक है, दे कैन इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी. इन इंडिया गवर्नमेंट या फिर स्टॉक एक्सचेंजेस कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट्स. बट इन इंडिया जो NBFCs हैं आपका, ठीक है, NBFCs दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन नॉट एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज गिवन अबव इज आर करेक्ट. तो क्या है आपका 2 एंड 3 जो है दैट इज करेक्ट. कहाँ है 2 एंड 3? ऑप्शन डी जो है आपका इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर रेफरेंस टू द रूल या फिर रूल्स इम्पोज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक्स सॉरी while treating foreign banks consider the following statements. ठीक है, there is no minimum. अब देखो ये सब जो वर्ड है ना, no minimum, ठीक है, एटसेट्रा, ये सब आपको थोड़ा सा मतलब रीड बिटवीन द लाइन करना है. देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडियरीज इन इंडिया. ऐसा क्या हो सकता है कि कोई भी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है? नो, ऐसा नहीं है. देयर इज सर्टेन मिनिमम क्राइटेरिया of capital requirement for wholly owned banking subsidiaries in India. So ये statement जो है आपका क्या है? Incorrect. ठीक है, for wholly owned banking subsidiaries in India at least 50% जो है of the board members that should be Indian national. Yes, ये statement जो है वो क्या है? ये करेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट. ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? 2 ओनली. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी. मूविंग टू द नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज NPCI हेल्प्स इन प्रमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन. ठीक है, और प्रमोटिंग द फाइनेंशियल जो भी हेल्थ है इन द कंट्री. ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हमने NPCI पे बहुत सारे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आई गेस इन द जो प्रीवियस लेक्चर्स है वहाँ पे हमने ऑलरेडी किया है. NPCI हैज़ लॉन्च्ड रुपे अ कार्ड पेमेंट स्कीम. ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है आपका क्या है? दैट इज करेक्ट. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट. तो बोथ 1 एंड 2 जो है दैट इज करेक्ट. वही चीज है फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द ATMs इन इंडिया. तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने देखा जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको प्रमोट करने के लिए कौन है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. और इसी का काम क्या है कि जितने भी ATMs हैं उसको क्या करना? लिंक करना थ्रू आउट द कंट्री. ठीक है, सो ऑप्शन सी जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, whether reference to digital payments
digital payments, consider the following statements. Bhim app allows the user to transfer money to anyone with a UPI enabled bank account. ठीक है, ये आपको पता ही होगा अगर इफ यू आर पेइंग थ्रू भीम ऐप, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये करेक्ट है. वाइल अ चिप पिन डेबिट कार्ड, ठीक है, जो एक चिप पिन डेबिट कार्ड होता है हैज 4 फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन, भीम ऐप हैज ओनली. ये सब जो वर्ड है ओनली, नो, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका आंसर है वो सही होगा. ठीक है, क्योंकि अगर बहुत सारे फैक्ट्स आपको नहीं भी याद हैं तो इन सब वर्ड्स से यू कैन टेक कैलकुलेटेड रिस्क. तो ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन ऐसा नहीं है. जो भीम ऐप है वहाँ पे 3 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन जो है दैट इज रिक्वायर्ड. और जो आपका चिप पिन डेबिट कार्ड है वहां पे 2 factors of authentication is required. So ये statement आपका 2 जो है that is wrong one. Which of the statements given above is are correct? Only one. ठीक है. Moving to the next, which of the following brings out the consumer price index number for industrial worker? ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, लेबर ब्यूरो है, या फिर आपका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. अगर इस तरीके का क्वेश्चंस है, आप इफ यू आर फॉलो द न्यूज़पेपर तो इस तरह के क्वेश्चंस यू कैन ऑटोमेटिकली हैंडल. ठीक है, तो ये क्या है, जो लेबर ब्यूरो है दैट इज अंडर मोल. मोल मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज द लेबर ब्यूरो. ठीक है, विच ब्रिंग्स आउट व्हाट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर किसके लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, जो वर्कर इंडस्ट्री में काम करता है उसके लिए. ऐसे हम देखेंगे कि सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई फॉर रूरल वर्कर, उसी तरह से होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, रूरल वर्कर. ये सब क्या है, ये सब हम जब भी डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन वाला पार्ट तो वहां पे वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दोज स्टफ्स. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड या फिर इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. अब देखो, जो आपका इन्फ्लेशन है वो कैसा है, जो आपका इन्फ्लेशन 2 तरीके का है यहाँ पे. एक तो है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और दूसरा जो है आपका दैट इज कॉस्ट पुश. ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. तो अब डिमांड पुल कैसे है कि किसी चीज का डिमांड बढ़ेगा. ठीक है, डिमांड अगर बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा. अब डिमांड कैसे कैसे बढ़ सकता है, अगर पीपल हैड मोर मनी, बहुत ज़्यादा पैसा है लोगों के पास तो डिमांड बढ़ सकता है. अब ये बहुत ज़्यादा पैसा कैसे आएगा, अगर मान लो कि गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग अ लॉट तो लोगों के पास पैसा है. अगर टैक्स जो है अगर कम हो जाता है तो जो है लोगों के पास पैसा होगा तो डिमांड ज़्यादा होगा, है ना. अगर इनकम टैक्स कम हो जाता है तो जो भी डिस्पोजेबल इनकम है दैट विल इंक्रीज, अंडरस्टैंडिंग इट. उसके बाद अगर इंटरेस्ट रेट जो है आपका क्या होगा, कम हो जाएगा. इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो पैसा लोगों के पास क्या होगा, ज़्यादा होगा. ठीक है, इन्वेस्टमेंट है तो इस तरीके से ये. इफ गवर्नमेंट इज फॉलोइंग एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट इज रिड्यूसिंग द टैक्स. ठीक है, और इंक्रीज कर रहा है क्या, जो स्पेंड है या एक्सपेंडिचर है उसको इंक्रीज कर रहा है. ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऐसा होगा तो आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा. क्यों, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगा चीज़ों को, लोगों के पास पैसा आएगा. तो इफ गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फिस्कल स्टिमुलस है ना, इन दैट सर्कमस्टांसेस अगेन लोगों के पास पैसा आएगा तो फिर से लोग डिमांड करेंगे चीज़ों का. व्हेन पीपल विल डिमांड थिंग्स तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा. तो दैट इज वाई बिकॉज ऑफ द
कॉज इन डिमांड पुल इन्फ्लेशन, पैसा क्या इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन इंडेक्स वेजेस, इससे कोई ऐसा कुछ वो नहीं है। हायर परचेजिंग पावर, अगर परचेजिंग पावर ज़्यादा है लोगों का, ठीक है, इन दैट सर्कमस्टांसेस ऑल्सो यू कैन से व्हाट, यू कैन से कि जो इन्फ्लेशन है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, वो इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, अगर इंटरेस्ट रेट को आप बढ़ा दोगे, है ना, इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ जाएगा, तो ठीक है, दिस विल नॉट कॉज क्या, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो इसमें से ये 3 और ये जो 5 है, दैट इज इनकरेक्ट वन, 1 2 एंड 1 2 एंड 4, आपका जो ऑप्शन ए है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को किसको दिया गया है, आरबीआई को। आरबीआई इज ट्राइंग टू मेंटेन द इन्फ्लेशन, ठीक है, एंड उसका जो बैंड है दैट इज बिटवीन 2% टू 6%, 4% का टारगेट है विद प्लस माइनस 2% का बैंड, ठीक है, मतलब 2 प्लस माइनस 2% हो सकता है, मतलब मिनिमम कैन गो अप टू 2%, ठीक है, और मैक्सिमम कैन गो अप टू 6%, एंड इसके बियॉन्ड या फिर इसके लेस अगर 2% से कम है, ठीक है, आपका इन्फ्लेशन रेट, या उससे ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट को आरबीआई लिख करके देना पड़ेगा कि व्हाट इज द कॉज व्हाई सच सिचुएशन इज ऑकरिंग, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या है आपका करेक्ट, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। Moving to the next question, which of the following is are included in the capital budget, ठीक है, कैपिटल बजट की बात हो रही है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बजट होता है, ठीक है, जो बजट है उसके 2 पार्ट्स हैं, एक तो है आपका रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू बजट है आपका, दूसरा है क्या, कैपिटल कैपिटल बजट, ठीक है। लेट्स रीड इट। एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ assets like roads, buildings, machinery, etc. Yes, this is the what, the components of capital budgets of India. Loan received from foreign governments, ये भी है, loans and advances grant to the states and UTs, ठीक है। just a second. Yes. So, loans and advances granted to state and union territories. तो select the correct answer using the code given below. ये भी है, ये भी है, एंड दिस ऑल ऑफ देम 1 2 3 जो है दैट इज द कंपोनेंट ऑफ कैपिटल बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन सा होगा, 1 2 एंड 3, ठीक है। फर्दर हम इसको रीड करेंगे, इसके भी 2 पार्ट्स हैं रेवेन्यू बजट के, दैट इज आपका रेवेन्यू, एक है रिसीट, ठीक है, उसके बाद है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसी तरीके से कैपिटल बजट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू आपका कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। हम जब भी ये करेंगे बजट, तो वहां पे वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल्स की रेवेन्यू रिसीट्स क्या हो सकता है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल रिसीट्स क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एटसेट्रा, ये सब क्या है, तो इन डिटेलिंग करेंगे, वहां पे आपको ये सारी की सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। Moving to the next, with reference to Financial Stability and Development Council, consider the following statements. It is an organ of Niti Aayog. It is headed by the Union Finance Minister. It monitors macro prudential supervision of the economy. सी, जो आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है दैट इज FSDC, it is the result of executive order
ठीक है, एंड इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर ऑफ 2010 एज अ एपेक्स बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, इसका जो हेड होता है दैट इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, दैट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। एंड ये क्या करता है, इट मॉनिटर्स व्हाट मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी। सो क्या है कि स्टेटमेंट 1 जो है, इट इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग, रादर इट इज एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। ठीक है, एंड इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 2010। ठीक है, इट इज an apex body under Ministry of Finance to monitor macro prudential supervision of the economy. So ये वाला जो statement है आपका that is incorrect one and this 2 and 3 is the correct one. Option जो है आपका C जो है यही होगा आपका correct answer. ठीक है, moving to the next question, the term base erosion है ना and profit shifting is sometimes seen in the news in the context of what? पहला, माइनिंग ऑपरेशन बाय मल्टी डायमेंशनल कंपनीज इन रिसोर्स रिच बट बैकवर्ड एरियाज। दूसरा है कर्बिंग ऑफ टैक्स इवेजन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, तीसरा है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। एंड ऑप्शन डी जो है आपका दैट इज लैक ऑफ कंसीडरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल कॉस्ट in the planning and implementation of development project. So see base जो है आपका, इसको हम फुल फॉर्म मतलब इसका जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज बेप्स। ठीक है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग इज अ terms that is related to what? Curbing the tax evasion by multinational companies. Option B जो है इज आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, what are the most likely the advantages of implementing goods and services tax, that is GST। आप देखोगे कि GST जो है अभी GST 2.0 that is in the news। ठीक है, जहां पे जो है जो अर्लियर टैक्स स्लैब था GST का, ठीक है, अर्लियर टैक्स स्लैब उसको कम करके 2 टैक्स स्लैब लाया गया है। ठीक है, एंड ये जो है जीएसटी आपका इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2017 बाय 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, टू रिप्लेस व्हाट? टू रिप्लेस द इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, बिकॉज अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जो वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स, it was causing what? Cascading effect, meaning what? Meaning tax on tax। ठीक है, so to solve the problem of cascading effect, earlier indirect tax system was combined together and it was replaced with the goods and services tax by the 101st constitutional amendment act in 2017। so it will replace multiple tax। देखो ये 2017 का क्वेश्चन है बिकॉज एट दैट टाइम इट वाज इंट्रोड्यूस और मे बी इट वाज इंट्रोड्यूसिंग, तो इसलिए ये क्वेश्चन है। आप देख रहे हो कि अगर क्वेश्चंस के टाइप्स देखोगे तो जो इकोनॉमी से जो क्वेश्चंस आ रहा है वो वहां से आ रहा है जो चीज न्यूज में है। बेप्स वाज इन द न्यूज, तो वहां से क्वेश्चन है। तो इकोनॉमी से जो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट इज फ्रॉम न्यूज़पेपर। सो दैट इज व्हाई रीडिंग न्यूज़पेपर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। ठीक है, आप जो बेसिक्स पढ़ रहे हो दैट इज गुड। ठीक है, दैट इज गुड, वो ठीक है, बट आपको न्यूज़पेपर भी फॉलो करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू आंसर मेनी क्वेश्चंस बिकॉज न्यूज़पेपर विल गिव यू पूरा का पूरा हॉलिस्टिक अप्रोच ऑफ पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर उसका इन डेप्थ एनालिसिस है उसका। ठीक है, so it will replace multiple taxes collected by multiple authorities and will thus create a single market in India। yes, ये सही है, ये replace करेगा multiple tax collected by multiple authorities and will thus create a single market in India। अब दूसरा statement कह रहा है कि it will drastically reduce
ड्रास्टिकली, ये सब देखो, ड्रास्टिकली रिड्यूस करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है आपका दैट इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है ऑफ इंडिया एंड विल इनेबल टू इंक्रीज इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इट विल इनॉर्मसली, ये देखो, इनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड विल इनेबल इट टू ओवरटेक चाइना इन द नियर फ्यूचर। सी, ठीक है, ग्रोथ हो सकता है, पॉसिबल है कि अगर जीएसटी अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है दैट विल इंक्रीज। मीनिंग व्हाट, कि जो गवर्नमेंट का फिस्कल कलेक्शन है वो ज़्यादा होगा तो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ज़्यादा कर सकती है, तो ग्रोथ कैन बी देयर बट इनॉर्मसली। और ऐसा जो है कि ग्रोथ एंड साइज ऑफ इकोनॉमी ये इनेबल कर लेगा ओवरटेक चाइना, ये सब जो कह रहा है सब बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है तुरंत, ठीक है। ग्रोथ जो है दैट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है, नॉट इट विल इनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन आप ढूंढो कौन सा स्टेटमेंट, वन जो है दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए मतलब वन ओनली। Moving to the next question, consider the following statements. Most of India's external debt is owed by government entities, ठीक है। ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट, देखो ये ऑल ऑफ, ठीक है, ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर्स। ऐसा नहीं है जो एक्सटर्नल डेट है सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स में है, कुछ पाउंड्स में है, कुछ है ना, इस तरीके से आप ये थोड़ा सा आप कॉमन सेंस यूज कर सकते हो। इस तरीके से ये जो स्टेटमेंट है, और ये भी आपको कहाँ से आएगा, ये कहीं पे आपको कोई पढ़ाया नहीं जाएगा, किसी भी इंस्टीट्यूट में यू विल नॉट गेट, कोई भी टीचर आपको ये नहीं पढ़ाने जा रहा है, यू विल जस्ट गेट दिस इनसाइट बाय रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर से ही ये सब इनसाइट आप सीख सकते हो। Understanding it, most of the India's external debt is owed by governmental entities. No, most of the India's का जो external debt है that is the component of commercial borrowing, ठीक है, commercial borrowing। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी रॉन्ग है, और स्टेटमेंट टू जो है ये भी रॉन्ग है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, करेक्ट कौन सा है, तो कोई भी करेक्ट नहीं है, दैट इज नीदर वन नॉर टू, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, नॉन फाइनेंशियल डेट, क्या, नॉन फाइनेंशियल डेट, फाइनेंशियल डेट का मतलब जहां पे बैंक या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, प्रोविडेंट फंड्स, ये सब जहां पे भी क्या है इन्वॉल्व है तो वो फाइनेंशियल डेट है। और नॉन फाइनेंशियल डेट का मतलब जो बैंकिंग है, बैंक्स है, उसके बाद आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, ठीक है, ये सब चीज़ जहां पे इन्वॉल्व नहीं है तो वो क्या है, नॉन फाइनेंशियल डेट। इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, हाउसिंग लोन्स ओड बाय हाउस होल्ड, ठीक है, यस, हाउसिंग लोन्स जो है दैट इज ओड बाय हाउस होल्ड्स, वो क्या है, इस इट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ फाइनेंशियल, सॉरी, नॉन फाइनेंशियल डेट। अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है, ये भी है। ट्रेजरी बिल, ठीक है, ट्रेजरी बिल इज ऑल्सो कॉम्पोनेंट्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल डेट। सो आपका जो है 1 2 3 ऑल जो है दैट इज करेक्ट। करेक्ट आंसर खोजना है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट, ठीक है। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अ शेयर ऑफ द हाउसहोल्ड फाइनेंशियल सेविंग, हाउसहोल्ड फाइनेंशियल सेविंग goes towards गवर्नमेंट इफ अ पब्लिक, ठीक है, इफ पब्लिक, या फिर सपोज यू आर डिपॉजिटिंग मनी, डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक, ये क्या है, हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग, जो आप सेव करते हो। अब वही बैंक में जो आपका डिपॉजिट है फर्दर
वो जो है क्या किया जाता है, दिया जाता है एज अ लोन, किसको, टू द गवर्नमेंट या फिर टू द कंपनी जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ना। तो इस शेयर ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग गोज टूवर्ड्स गवर्नमेंट बोरोइंग, ये जो स्टेटमेंट है दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। एंड यहां पे कह रहा है कि डेटेड सिक्योरिटीज issued at market related rates in auction forms a large component of internal debt। yes, ये भी सही है। डेटेड सिक्योरिटी जो है, ठीक है, जो कि इशू किया जाता है एट मार्केट रिलेटेड रेट्स इन ऑक्शन, ये भी एक बहुत बड़ा चंक है, बहुत बड़ा पार्ट है कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट का। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। और यही आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट क्या है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय with reference to the expenditure made by an organization or a company, which of the following statements is are correct। ठीक है, किस चीज के लिए बात करी जा रही है, with reference to the expenditure made by an organization or a company, कुछ मिसिंग है, just with reference to the expenditure, capital expenditure। ठीक है, capital expenditure with reference to the capital expenditure made by an organization, या फिर एक्सपेंडिचर, नो कैपिटल नो एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या फिर किसी कंपनी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो अक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, ठीक है, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बजट वाला पार्ट है ना, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी के जो एसेट्स हैं उसमें अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, या फिर और अब एंड नहीं और लाइबिलिटी रिड्यूस हो रहा है, तो ऐसे जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी क्या किया जाता है, अक्वायर किया जा रहा है, मतलब क्या कि किसी भी इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का जो एसेट्स है, ठीक है, जो एसेट्स है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एसेट्स इज इंक्रीजिंग, राइट। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ पार्ट ऑफ, दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये आपका क्या है, स्टेटमेंट करेक्ट है। डेट फाइनेंसिंग इज कंसीडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसीडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा, एक तो डेट फाइनेंस की बात हो रही है, ठीक है, एक है आपका डेट फाइनेंस, दैट मीन्स व्हाट, लोन, है ना। दूसरा है आपका इक्विटी फाइनेंस, ठीक है, दूसरा है आपका इक्विटी फाइनेंस, दैट इज व्हाट, दैट इज द शेयर। एंड ये जो दोनों के दोनों है ना, ये आपका इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, तो ये जो आपको कह रहा है कि डेट फाइनेंसिंग इज कंसीडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना, या फिर इक्विटी फाइनेंसिंग इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये स्टेटमेंट क्या है, दोनों ये 2 नंबर आपका क्या है, रॉन्ग है। तो क्या हो जाएगा, ओनली 1, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, moving to the next, which one of the following situation best reflects indirect transfers। ठीक है, indirect transfer जो है क्या है, often talked about in media recently with reference to India। अब देखो ये है आपका न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपको कोई बुक रेफर करोगे, वहां से क्वेश्चंस यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व। ठीक है, ऑल्दो जो इकोनॉमी का जो पोर्शन है आपका जीएस पेपर में, यूपीएससी में, उसके पोर्शन को यू कैन सेग्रीगेट, ऑल्दो ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि सेग्रीगेट कर सकते हो, बट स्टिल थोड़ा सा अगर फोकस करोगे और पास्ट ईयर पेपर को एनालाइज करोगे तो यू विल फाइंड कि जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका जो जॉनरे है दैट इज डिफरेंट, और जो मेंस में क्वेश्चन आता है उसका जो जॉनरे है दैट इज डिफरेंट। टू राइटिंग, ठीक है, टू राइटिंग आंसर फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, सॉरी फॉर यूपीएससी मेंस, स्पेशली फॉर दिस पर्टिकुलर
सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, यू हैव टू बी द उसका पूरा का पूरा हॉलिस्टिक अप्रोच, उसका पूरा क्या नूक्स एंड कॉर्नर्स है, एवरीथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू, आई माइट बी हार्श फॉर यू कि आप ऐसा नहीं कर पाओगे विदाउट उसका पूरा का पूरा हॉलिस्टिक अप्रोच जाने हुए, लेकिन दैट इज द हार्श रियलिटी, ठीक है। सो क्या कह रहा है कि एन इंडियन कंपनी इन्वेस्टिंग इन अ फॉरेन एंटरप्राइज एंड पेइंग टैक्सेस टू द फॉरेन कंट्री ऑन द प्रॉफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट, अ फॉरेन कंपनी investing in India and paying taxes to the country of its base on the profit arising out of its investment, an Indian company purchased tangible assets in a foreign country and sell such assets, ठीक है, after their value increases and transfers the proceeds to India। और नेक्स्ट दैट इज डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि अ फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर एंड सच शेयर ड्राइव्स देयर सब्सटैंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इंडिया। क्या इसमें से आपका सही हो सकता है फॉर द टर्म, फॉर द वर्ड इनडायरेक्ट ट्रांसफर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अ फॉरेन कंपनी ट्रांसफर्स share and such shares derived their substantial value from assets located in India। ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इशूज द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट पीरियोडिकली। अगेन ये जो है आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। इफ़ यू आर फॉलोइंग द न्यूज़पेपर, इस तरीके के जो रिपोर्ट्स हैं बहुत सारे वो पब्लिश होते रहते हैं, ठीक है। एंड इफ़ यू आर फॉलोइंग द न्यूज़पेपर तो वहाँ से यू कैन हैव द आइडिया कि कौन जो है ये रिपोर्ट पब्लिश करता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, या फिर द यूएस फेडरल रिजर्व बैंक, या फिर कौन है, द वर्ल्ड बैंक। तो जो वर्ल्ड बैंक है फैक्चुअल इन नेचर है, वर्ल्ड बैंक जो है दैट इज द वन हु पब्लिश क्या, सॉरी हु पब्लिशेस व्हाट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट, गेटिंग इट। उसके बाद है द टर्म एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी, सॉरी ये जो है ना आपका थोड़ा सा ये मिस प्रिंट है, ठीक है, 2050 का क्वेश्चन है। फाइटोसैनिटरी मीजर्स एंड पीस क्लॉज appear in the newspaper frequently in context of the affairs of the Food and Agricultural Organization, United Nations Framework Conference on Climate Change, World Trade Organization, United Nations Environment Program। तो इसका जो है आप देखोगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जो है वो आपका ये सब टर्म्स जो है दैट इज AOA, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, उसके बाद अग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स एंड पीस क्लॉज, ये सब जो है पीस क्लॉज एट्सेट्रा ये सब वर्ड रिलेटेड है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। जब आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे तो यहाँ पे बहुत सारे इसके अंदर प्रोविजंस है, वो प्रोविजंस हो सकता है ट्रिप्स का, वो प्रोविजन हो सकता है ट्रिम्स का, ठीक है, ट्रिप्स क्या है ये सब चीज़ कहानी, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, उसके बाद आपका एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी, पीस क्लॉज क्या होता है, ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या होता है, एम्बर बॉक्स सब्सिडी क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ना। तो जब भी हम कभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दोज एस्पेक्ट्स ऑफ WTO, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं दैट इज रिलेटेड। नेक्स्ट, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी इंप्लाइज व्हाट, बीइंग एबल टू। अब देखो कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज जो है ना इसके दो कंपोनेंट्स आप कह सकते हो। पहला है आपका कैपिटल
सॉरी, पहले है आपका करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है, और दूसरा है आपका कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। और आपको पता है कि जो करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स आप अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में जाके देखोगे तो क्या है वहां पे, एक तो है आपका मर्चेंडाइज और दूसरा है आपका इनविजिबल। क्या है आपका, दूसरा है आपका इनविजिबल। मर्चेंट के टू पार्ट्स कौन कौन से, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इनविजिबल के जो पार्ट्स हैं दैट इज सर्विसेज, ठीक है, फैक्टर इनकम एंड जो है आपका ट्रांसफर पेमेंट, जिसमें आपका आ जाता है रेमिटांसेस एट्सेट्रा, जो ग्रांट्स एट्सेट्रा, गिफ्ट, ये सब सारी चीज़ें हैं ये सब, ठीक है। उसी तरीके से जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है दैट, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, इसमें है आपका फॉरेन लोन जहाँ पे एफडीआई या फिर एफआईआई है ना, उसके बाद लोन है, ये सब है। तो अगर आप देखोगे यहाँ से पूछा जा रहा है क्या कि कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज इंडिया में जो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है दैट इज 100%। इसको हम कहते हैं कि फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ कैपिटल, सॉरी करंट अकाउंट। लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट के टर्म्स में देखोगे तो यहाँ पे फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इंडिया में नहीं है, क्या है, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है। पार्शियल क्यों है, अगर आप थोड़े देर के लिए सोच के देखो कि इफ फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ कैपिटल अकाउंट है दैट मीन्स व्हाट, कि जो भी एफडीआई आता है आपके यहाँ, है ना, जो एफडीआई आता है तो इस एफडीआई का पॉजिटिव साइड तो है कि यहाँ पे आपके यहाँ जॉब्स विल बी क्रिएटेड, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जॉब्स विल बी क्रिएटेड। व्हेन जॉब्स विल बी क्रिएटेड दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि जो लोगों के पास पैसा है वो बढ़ेगा, है ना, पैसा आएगा लोगों के पास। व्हेन पैसा आएगा लोगों के पास तो क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगा। जब डिमांड किसी पर्टिकुलर चीज़ का इंक्रीज होगा तो उसका सप्लाई भी बढ़ाना पड़ेगा, है ना, और उसका अगर सप्लाई बढ़ाना है उस पर्टिकुलर कमोडिटी का, उस पर्टिकुलर आइटम का, तो उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसको बनाने के लिए अगेन क्या करना होगा, अगेन यू हैव टू एम्प्लॉय द, जो भी आपके लेबर हैं उसको क्या करना पड़ेगा, जॉब पे लगाना पड़ेगा। फिर से ये एक लूप बनेगा और आपका इकोनॉमी जो है विल बी एट ग्रोअर ट्रेंड। बट इसका फ्लिप साइड क्या है, बट इसका जो वो क्या कहते हैं फ्लिप साइड, नेगेटिव साइड क्या है, कि जैसे ही एफडीआई आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है तो वो उसका मोटिव ही होता है प्रॉफिट गेन। अब जब प्रॉफिट गेन है, एफडीआई आ रहा है, तो उसके बोर्ड्स मेंबर होंगे, उसका डिसीजन होगा, उसकी टेक्नोलॉजीज होगी, क्योंकि उसको पैसा कमाना है, उसको क्या करना है, उसका जो प्रॉफिट है कंपनी को उसको बढ़ाना है ना। तो अब अगर आप देखोगे कि जो इंडिया है दैट इज नॉट पार विद इन टेक्नोलॉजी विद फॉरेन प्लेयर्स इन मेनी एस्पेक्ट्स। टेक्नोलॉजी हमारा इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है विद रिस्पेक्ट टू विज यू कैन से चाइना, विज यू कैन से विद यूरोपियन कंट्री, और या फिर जो आपका वेस्टर्न कंट्री है यूएसए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, ठीक है, जो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, ये सब क्या होगा, ये सब विल बी वाइप्ड आउट। क्यों, क्योंकि अब एफडीआई है, टेक्नोलॉजी एडवांस है ना, स्किल्ड लेबर सेट है, तो कम खर्चे में जो है वही प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन जो डोमेस्टिक मार्केट है हमारा, जो डोमेस्टिक प्लेयर है, उसके पास ना तो स्किल्ड लेबर है, उसके पास ना तो ही उस तरीके का क्या है आपका कि कोई भी टेक्नोलॉजी है एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये जो है आपका मार्केट को क्या करेगा, डीस्टेबलाइज कर देगा। हमारा का पूरा जो मार्केट है वो डीस्टेबलाइज हो जाएगा, डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आपका कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी जो है वो पार्शियल रखा गया है, फुल नहीं रखा गया है। गेटिंग इट, बट स्टिल बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे वो अब इंश्योरेंस में भी आई गेस 100% जो है आपका एफडीआई अलाउ कर दिया गया है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे तो बीइंग एबल टू कन्वर्ट रुपी नोट इनटू गोल्ड, ऐसा क्या कभी बताया मैंने, नो। तो इस तरीके से जब आप इसका बिग पिक्चर पढ़ोगे, ऑल्दो मुझे इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, तो आपको इसके लिए क्वेश्चन को जस्ट रीड करना पड़ेगा, और जैसे ही आप क्वेश्चन को रीड करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट एट द राइट आंसर। गेटिंग इट।
allowing the value of rupee to be fixed by market force, ऐसा है क्या? freely permitting the conversion of rupees to other currencies and vice versa. यही ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट है. मतलब FDI आ रहा है, और जब मान लो कि FDI आएगा आपके यहाँ, अगर कोई US का इन्वेस्टर दे वांट टू इन्वेस्ट, तो वो रुपीज़ लेके तो आएगा नहीं आपके यहाँ, वो क्या लेके आएगा? वो डॉलर लेके आएगा. और जब डॉलर लेके आएगा तो दे विल हैव टू बाय द रुपीज़, उसको रुपीज़ खरीदना पड़ेगा. डॉलर आप RBI को पे करोगे, या फिर जो भी फॉरेक्स मार्केट है जहाँ पे भी है वहाँ पे डॉलर आप पे करोगे और वहाँ से रुपीज़ खरीदोगे, और रुपीज़ खरीद करके ही तो इंडिया में इन्वेस्ट करोगे ना. अंडरस्टैंडिंग ये पार्ट. तो ये चीज़ है यहाँ पे, डेवलपिंग एन इंटरनेशनल मार्केट फॉर करेंसीज इंडिया, नो. तो ऑप्शन सी जो है, फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रुपी टू अदर करेंसी एंड वाइस वर्सा, इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बेसल 3 accord or simply Basel 3 often seen in the news seeks to what? Seeks to develop national strategies for the conservation and sustainable use of biological diversity, improve banking sector's ability, economic stress एंड इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट. ये बेसल अकॉर्ड जो है ना, दैट इज, ये किस चीज के लिए है? बैंकिंग सेक्टर के लिए है ना. ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ऑन बैंकिंग सेक्टर, जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं डिफरेंट कंट्रीज के, उसके लिए. और किस चीज के लिए है? इम्प्रूव बैंकिंग सेक्टर्स एबिलिटी, इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट. इफ एनीथिंग लाइक एनीथिंग सिचुएशन, क्या अगर मान लो कि फाइनेंशियल क्राइसिस होने की संभावना है, ठीक है, तो ये जो अग्रीमेंट है, ये जो बेसल 3 नॉर्म्स है, अंडर दिस बहुत सारे प्रोविजंस हैं वो ध्यान में रखे जाते हैं, है ना. तो दिस इज रिलेटेड टू व्हाट? दिस इज रिलेटेड टू इम्प्रूव बैंकिंग सेक्टर स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट. ठीक है. ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ऐसा नहीं है. ट्रांसफर टेक्नोलॉजी फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू पुअर कंट्रीज, नो. बेसल नॉर्म्स एग्रीमेंट जो है, दैट इज फॉर व्हाट? इंप्रूविंग बैंकिंग सेक्टर्स एबिलिटी. अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होने वाला है तो किस तरीके के नॉर्म्स जो है सेंट्रल बैंक जो है पर्टिकुलर कंपनी के, दे कैन अंडरटेक, है ना. तो इन सब चीज़ों के बारे में ये सब प्रोविजन है इसके अंदर. मूविंग टू द नेक्स्ट. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू फाइंड द टर्म्स एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स? अभी मैंने डिस्कस किया कि जो WTO है ना, तो WTO से एम्बर बॉक्स है, ब्लू बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स है. दीज आर द टाइप्स ऑफ सब्सिडी, है ना, टाइप्स ऑफ सब्सिडीज. किससे रिलेटेड है? WTO के अफेयर्स से. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट. With reference to the National Intellectual Property Right Policy, consider the following statements. It reiterates India's commitment to Doha Development Agenda and TRIPS Agreement. Correct है. Department of Industrial Policy. Department of Industrial Policy and Promotion is the nodal agency for regulating intellectual property rights in India. यही सही है कि जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ, दैट इज DIPP, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन जो है, ये इसका क्या है? नोडल एजेंसी है, मेन एपेक्स एजेंसी है फॉर रेगुलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ठीक है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? ठीक है. ये सारी चीज़ें जो है, अगेन हम जब WTO करेंगे तो वहीं पे ये सारी कहानी हम करने वाले हैं. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट. With reference to the International Monetary and Financial Committee, that is IMFC, consider the following statements. IMFC, that is International Monetary and Financial Committee, discusses matters of concern affecting the global economy. Yes. ठीक है. ऐसे मैटर्स को डिस्कस होता है विच कैन अफेक्ट द ग्लोबल इकोनॉमी एंड advises the International Monetary Fund on the direction of its work. ठीक है. The World Bank participates as an observer in the IMFC's meeting. ये भी क्या है?
करेक्ट है। इस तरीके के ये जो कमिटीज़ हैं, इसके वर्क्स यू विल सी कि न्यूज़पेपर में अपीयर्स होते रहते हैं। इसीलिए आपको न्यूज़पेपर में बार बार बोल रहा हूँ कि जो फोकस है दैट शुड बी ऑन न्यूज़पेपर टू बी वेरी प्रिसाइज। जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सुप्रीम कोर्ट्स के, जो भी पॉलिटी का पार्ट है, वहाँ पे जो भी सुप्रीम कोर्ट्स गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर चल रहा है, वो सारी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। वो सारे जो चीज़ न्यूज़ में है उससे आपको यू नो वो होना है। उसके बाद जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन, अगर कोई भी पार्ट ऑफ अफ्रीका, कोई भी पार्ट ऑफ यूरोप, ये सब अगर न्यूज़ में है, बिकॉज दीज आर द फोकस पॉइंट ऑफ यूपीएससी। इसके बाद अगर इन्वायरमेंट देखोगे तो इन्वायरमेंट में बहुत सारे चीज़ जो है न्यूज़ में चलते रहते हैं। तो एटलीस्ट जो पॉलिटी वाला पार्ट है, जिसमें जो सिलेबस है ऑलवेज वो बहुत ही आपका डायनामिक सिलेबस है। वो ज्योग्राफी हो, ये भी डायनामिक सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, ये सारा चीज़ जो है चेंज होता रहता है। तो यू डोंट नीड टू स्टक ऑन द पास्ट। जस्ट पास्ट ईयर पेपर जो है दैट इज फॉर जस्ट रेफरेंस कि ये क्या चीज़ है, कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है यूपीएससी जो है आपका फ्रेम करता है। गेटिंग इट? सो विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज आर करेक्ट? बोथ 1 and 2 जो है आपका वो क्या है, करेक्ट है। मूविंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म इंपोर्ट कवर? ठीक है, इंपोर्ट कवर जो है, कभी कभी आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे तो इंडिया के पास जो है 2 months का इंपोर्ट कवर बचा हुआ है, 3 months का इंपोर्ट कवर बचा हुआ है। मतलब इतना पैसा, इतना हमारे पास जो है फॉरेन करेंसी है, फॉरेक्स रिजर्व है, जिससे कि वी कैन इंपोर्ट गुड्स एंड आइटम्स फॉर 2 months। थोड़ा सा आपको इंसाइट मिल गया होगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। समटाइम्स सीन इन द न्यूज़, इट इज़ द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री। इट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। It is the ratio between the value of export and that of imports between two countries. It is the number of months of import that could be paid for बाय अ कंट्रीज इंटरनेशनल रिजर्व। ठीक है, करेक्ट। आप देखते होगे कि अगर न्यूज़ में भी सुनते हो तो 2 महीने का फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास बचा हुआ है। मतलब 2 महीने तक वी कैन डू व्हाट? इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट। अब इंपोर्ट करना है ना हमें, तो इंपोर्ट हम कैसे करेंगे? हमारे पास तो रुपीज़ है, हमारे पास क्या है? रुपीज़ है। एंड जब इंपोर्ट करना है, सपोज कि ये पर्सन, ये जो है भाई साहब वांट्स टू इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम यूएसए। अब यूएसए से ये, अगर इसके पास ये इंडियन भाई साहब है ना, और ये इंडियन भाई साहब के पास तो रुपीज़ है, डॉलर तो है नहीं, तो क्या करेगा? ये भाई साहब विल अप्रोच टू ईदर आरबीआई और जहाँ पे भी फॉरेक्स मार्केट है वहाँ पे, एंड दे विल परचेज डॉलर खरीदेगा। अब इसके हाथ में डॉलर है, डॉलर लेके जाएगा यूएसए। अंडरस्टैंडिंग क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि आपके पास इतना फॉरेक्स रिजर्व है जिससे क्या कर सकते हो आप, कि 2 month, 3 month, 4 month, 5 month, 6 month एटसेट्रा के लिए इंपोर्ट कर सकते हो। गेटिंग इट? सो ऑप्शन डी जो है आपका क्या है, करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज रैंकिंग इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिक्लेयर्ड दैट रैंकिंग? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो है, इंडेक्स रैंकिंग जो है, वो किसका है? दैट इज ऑफ वर्ल्ड बैंक का रैंकिंग। ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है ये आपका किसका है? दैट इज यूरोपियन सेंट्रल बैंक का है, इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड का है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट दैट इज OECD का है। तो IMF जो है वो क्या करता है? ये रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इज एन ASEAN initiative to upgrade infrastructure in Asia and financed by credit from the Asian development, या फिर ये क्या है? वर्ल्ड बैंक collaboration that facilitates the preparation and structuring of complex infrastructure public-private partnership to enable mobilization of private sector and institutional investor capital. Collaboration among the major banks of the world, working with the OECD and infrastructure projects that have the potential to mobilize what? Private investment.
or you can say UNCTAD, that is UNCTAD funded initiative that seeks to finance and facilitates infrastructure development in the world. क्या होगा? ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, ये है आपका ऑप्शन बी, दैट इज वर्ल्ड बैंक कोलैबोरेशन दैट फैसिलिटीज the preparation and structuring of complex infrastructure public private partnership to enable mobilization of private sector and institutional investor कैपिटल. ठीक है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. सपोज करो कि बहुत बड़ा 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का बिल्डिंग्स बनाना, सॉरी ब्रिजेस बनाने हैं. ठीक है, जहाँ पे इस तरीके के जो लोन्स है उसका इंपॉर्टेंस है. नॉट ओनली दिस, अगर सपोज कि बहुत ये जो आपका जो NH है, नेशनल हाईवे, ये बनाना हो या फिर एक्सप्रेस वे बनाना हो, तो इस तरीके के प्रोजेक्ट के लिए ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है. और आपको पता है कि पैसा जो फंड है वो किसके पास है? फंडा जो फंड है दैट इज वर्ल्ड बैंक के पास. तो कौन करेगा ये काम? आसियान इनिशिएटिव क्यों करेगा? जिसके पास फंड है वही तो आएगा सामने. तो वर्ल्ड बैंक इज क्या है? वर्ल्ड बैंक का कोलैबोरेशन है. ठीक है. Next, which of the following gives global gender gap index ranking in the countries of the world? कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, UN ह्यूमन राइट काउंसिल है, UN वुमेन है, या फिर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WEF, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो है ये इंडेक्स है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, दैट इज GG. ठीक है. Moving to the next question, that is India enacted the Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1999 in order to comply with the obligation to क्या? ILO, International Monetary Fund, UNCTAD, WTO. ये जो आप देख रहे हो Geographical Indication of Goods, that is related to what? WTO is very very important. WTO हो गया, IMF हो गया एंड वर्ल्ड बैंक. ठीक है, दीज 3 इंस्टीट्यूशन, जब भी आप इकोनॉमी पढ़ोगे तो इंस्टीट्यूशन वाले टॉपिक में वी विल डिस्कसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में एंड वर्ल्ड बैंक के बारे में. ये तीनों जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो इस लेक्चर के लिए इतना ही. फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद सम मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. टिल देन, थैंक यू वेरी मच.